Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is Saeed Zamin Ali. Welcome to the class, and we're about to start principles of management. सर, हमारा मोटिवेशन का चैप्टर खैर से ख़त्म हो चुका है और अब हम आ गए लीडरशिप पे। सर, हमने तमीद बांध ली थी इस चीज़ की कि मैंने मोटिवेशन में हमने बहुत सारी जगहों पे देखा कि आखिर ये मोटिवेशन किन लोगों की बात की जा रही, तो पता चला कि भाई मोटिवेशन जो है ज़्यादातर एम्प्लॉयज के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करेंगे तो एम्प्लॉयज के लेवल पे बात हो रही थी और बताया जा रहा था कि सर मैं इनको ऐसे मोटिवेट करूंगा तो ये होगा, ऐसे मोटिवेट करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर लेकिन 2 से 3 जगहों में हमने देखा कि मोटिवेशन पैदा करने के लिए होगा क्या, मोटिवेशन पैदा करने के लिए होगा कि आपका जो सामने वाला बंदा है वो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा, वो मेन बंदा होगा जो सामने ले जा रहा होगा, जो फेस पे चीजें दिखा रहा होगा, वही आपका मेन बंदा होगा। ठीक है, मगर सर वो जो बंदा है वो क्या हमेशा एक ही तरीके का होगा? क्या वो एक ही तरीके से चीजों को लेके चल रहा होगा? नहीं सर, देयर कम्स लीडरशिप स्टाइल। ठीक है भाई, वहां पे आता है लीडरशिप का, लीडर का रोल आता है वहाँ पे। सही है, तो अब मोटिवेशन पैदा कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? वर्किंग कंडीशन अच्छी कर लो तो हो जाएगा, लोगों से बातचीत, सोसाइटी अच्छी रख लो, वर्किंग कंडीशन अच्छी कर लो, रिलेशनशिप अच्छे कर लो मैनेजर और एम्प्लॉइज के। सर सारी बात अपनी जगह, मगर मेन बात क्या है कि जो कर रहा होगा वो सब्जेक्ट मैटर होगा, वो रोल प्ले करेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीडर। अब सवाल आता है कि सर क्या हर लीडर सेम होता है? नो, एवरी लीडर इज नॉट नेसेसरीली अ सेम पर्सन। सर सेम पर्सन मतलब सेम किस चीज की बात हो रही? शक्ल की, कपड़ों की? नहीं, नेचर की। सर वो जो नेचर होगी उस बंदे की, जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी नेचर हो, हर लीडर की अलग अलग नेचर होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं अपने इस चैप्टर से, जिसका नाम है लीडरशिप। सर सबसे पहले सवाल आता है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगी चीजें। क्या है डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर? सर लीडर और मैनेजर के बीच में क्या फर्क होता है? बहुत ही मजे का फर्क होता है। सर क्या हर मैनेजर लीडर बन सकता है? नहीं। सर क्या हर लीडर मैनेजर बन सकता है? हाँ। क्योंकि देखो, अब दो नजरिए से देखना है इस चीज को। एक तो इसको हम, मैं बहुत बिल्कुल स्टूडेंट के दिमाग, आप लोगों के दिमाग के लेवल पे आगे बात कर रहा हूँ, समझिएगा इस बात को, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो लीडर होना, ठीक है, लीडरशिप, ये बेसिकली इस पे बहस है। कुछ कहते हैं सम पीपल आर बॉर्न लीडर, लोग बॉर्न लीडर होते हैं, उनमें बचपन से ही क्वालिटीज होती हैं लीडर बनने की। मगर कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है, अब थ्योरी इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है भाई, लीडर्स बिल्ड होते हैं, लीडर्स डेवलप होते हैं, बिल्ड होते हैं, बनते हैं, उनको बनाया जाता है। सही है। अब इस बहस में पड़े हुए बगैर
मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये एक टैलेंट है। बस यहाँ पे हमारी इस बहस का हुआ इख्तिताम। सर बॉन्ड लीडर है, नहीं सर दुनिया में आने के बाद बना है, नहीं सर दोनों है, नहीं सर एक। बेटा खेलते रहो तुम लोग, लड़ते रहो। लीडर एक लीडर होना एक टैलेंट है, सही है। अभी बात समझ में आ गई। सर दोबारा आते हैं, मैनेजर वर्सेस लीडर। लीडर क्या है? टैलेंट है। जितने भी दुनिया में मैनेजर हैं, क्या सारे टैलेंटेड हो सकते हैं टू बिकम अ लीडर? नहीं। लेकिन जितने भी लीडर हैं जिनमें टैलेंट है लीडर बनने का, क्या वो सारे मैनेजर बन सकते हैं? अब मैनेजर का मतलब ये नहीं कि जो है वो ऑफिस में जॉब उसकी लगे और वो मैनेजर की पोस्ट पे है, उसका कार्ड बन लिखा हुआ मैनेजर नहीं। मैनेजर का मतलब जो चीजों को मैनेज कर सकता है। सही है। फिलहाल अभी इसको इस तरीके से लेके जाए, जो चीजों को मैनेज कर सकता है। बड़ा मजे का टॉपिक है, बहुत सुकून से सुनना, और मैं उतने मजे से पढ़ाऊंगा भी। समझ में आ रही है बेटा? सर ये एक ऐसी चीज है जो आप खुद भी सोच सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है। देखो मैं इस चीज पे इतना इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम अपना। हालांकि मैं मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बोल के निकल जाऊँ कि मैनेजर क्या है, लीडर क्या है, चलो बेटा आगे बढ़ो। फिर ये लीडरशिप स्टाइल्स पे आ जाऊँ, लीडरशिप टाइप्स पे आ जाऊँ, मेरे लिए बहुत ईजी है। नहीं, मुझे पता है कि अक्लमंद वही है जो सही चीज पर और सही वक्त में इन्वेस्ट करे। अक्लमंद वही है। पूरे चैप्टर में मुझे पता है मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी का चैप्टर आपको समझ में आएगा। समझा, मैं आगे भी दूंगा। लेकिन आपको यही नहीं पता होगा। आपको अगर मैं बोलूँ कि बेटा आपने उड़ना है, आप बोलोगे अच्छा सही सर, जहाज में बैठ गए। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको जाना कहाँ है, तब तक तो आप उड़ते ही रहोगे ना हवा में। अब आप उड़ना तो सीख जाओगे, लेकिन आपको पहुंचना क्या है वो थोड़ी पता चलेगा। इसलिए इसलिए सर मैं आपको यहाँ पर एक प्लॉट डेवलप कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं, दुनिया में आए किस लिए, अपनी शक्ल शक्ल लेकर। ठीक है बेटा? तो सर आप खुद भी सोच सकते हैं कि मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है। अब आप बहुत सारी डेली लाइफ में चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसा कि अम्मा ने पैसे दे दिए, बेटा ये 100 रुपये पकड़ो, इसमें अंडे भी ले आओ, दादी का पान भी ले आना। अब आप सोच रहे हो यार इसमें अंडे और दादी का पान, अब आपने ले लिए। तो बोला भाई 100 अंडे दे दो और 2 पान दे दो। बेहतरीन लोग। आप यहाँ पर मैनेजर हो। आप मैनेज लाइक यू आर सपोज टू मैनेज थिंग्स। आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, यानी 100 रुपए हैं सिर्फ, और आपने जो खरीदना है वो आपके सामने है। अब आप उसको उस तरीके से मैनेज करोगे। और जो सो है और अंदर डालेगा ना, तो बहुत अगला हो जाता है। मतलब यार रोड पे भी खड़े होगे, लोग इतना जोर से बताते हैं कि आप अगर अपने अंडर बेसमेंट में भी होगा ना, आपको होटल के बाद। खैर ठीक है। स्कूल की छुट्टी का टाइम है बच्चों की, करना उखाड़ना है नहीं जिंदगी में, उन्होंने कुछ बस यही करना है, वैनों में आना जाना, क्या कर सकते हैं बेचारे। ठीक है, बात समझ में आ रही? आप उस वक्त मैनेजर हो, पैसे आपके पास हैं सर, मगर हुआ क्या, आपने अंडे ले लिए 100। मतलब अंडे आपने दुकान वाले को बोला कि 100 दे दे, ठीक है, और आपने ले लिए 4 पान। अब क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहा होता हूँ, बड़े हैबिचुअली मेरा जाना होता है दुकान पे ये 2 चीज़ें लेने के लिए। मैं खुद नहीं खाता बेटा पान, अपनी दादी और वाला के लिए ले रहा होता हूँ। तो अब बड़ा देख के चलना पड़ता है, उसके लिए मुझे प्राइस पता होनी चाहिए। भाई एक अंडा इतने का चल रहा है, अच्छा भाई एक पान इतने का चल रहा है, ओके। हालांकि दोनों में से किसी का भी रेट मुझे नहीं पता सीरियसली। मैं गया, खैर भैया 100 अंडे दे दो 4 का। उसने बोला भाई आपका हो गया 150, सॉरी अंडा तो पता नहीं 150 60 बार में 200, आपका हो गया भाई 180। आपने बोला भाई मेरे पास तो 100। अब आप यहाँ पर क्या किया आपने, आप मैनेजर तो थे, लेकिन आपने इफेक्टिवली उसको मैनेज नहीं किया। सही है। अब आप जाते हो स्कूल से, कहाँ जाते हो स्कूल के बाद? कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज जा रहे हैं ना आजकल बच्चे।
स्कूल के बाद जब आप कॉलेज गए वहां पर आपने देखा कि अरे यार यहाँ तो माहौल ही अलग है। यहाँ तो लोग सीआर, ये क्या सीआर क्या चीज होती है भाई, ये मतलब मॉनिटर तो सुना था स्कूल में, सीआर कहाँ से आ गया। खैर ये मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, आजकल तो स्कूल में भी सीआर की टर्म यूज की जाती है। खैर बात यहाँ पर ये आ गई कि आपको बना दिया टीचर ने सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, आप वो सीआर, और आप खुद जो है वो छाती जो है अपनी चौड़ी करे घूम रहे हो, आप बोल लो भैया मैं ही हूँ, मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सीआर जो है ना, टीचर बनाते हुए भी और सीआर जो जिसको बनाया जा रहा होता है वो भी, दोनों जहन में ये रखते हैं कि भाई सीआर का मतलब है, सी आर में जो सी है उसका मतलब है कोई, मतलब बड़ा स्लैंग सा वर्ड है चौड़ा, ठीक है, मैं हूँ भाई, आपका भाई है। ओह यार अल्लाह के बंदे, सी आर से तुम अगर सी आर के सी को चौड़ा कह रहे हो तो मैं सी आर के सी को पता नहीं क्या क्या बना सकता हूँ यार। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, देखो मेरे जमाने में भी बड़ा होता था ये, सी आर वाले आ रहे हैं, और सी आर जो है भाई वो बाप है आपका। आप भूल जाओ, आप घर में जाओ बोलो जी अब्बू, आप ये लफ्ज यूज करना इस्तेमाल करो। अरे यार ऐसा थोड़ी चलता है भाई। मतलब आप घर जाओगे, ऐसा लगता था सीआर की कॉल आ जाएगी कि बेटा सो गया, बेटा काम कर लिया तूने। अरे यार ऐसा कहाँ होता है भाई, कुछ भी। तो खैर भाई आपको बना दिया सीआर, शक्ल नहीं है आपकी लेकिन बना दिया, चलो माना, सही है, ख्वाब देख रहे हो आप, ऐसा समझ लो। सर मैं बन गया हूँ सीआर, और मेरे पास क्लास में बच्चे हैं 12, ठीक है, उसी क्लास में बेटा तुम सीआर बन सकते हो, शक्ल के हिसाब से बनाया जाता है। 12, सर 12 सीआर हैं, वो 12 क्लास में बच्चे हैं, मैं हूँ सीआर, मैं पाकिस्तानी मतलब वाला सीआर हूँ, ठीक है ना, अबू वाला, मैं हूँ सबका बाप, मेरे हैं 12 बच्चे, मुझे मैनेज करना है। चलो भाई अब आप मैनेज करो चीज़ों को, बच्चे टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, ये वाली चीज़ नहीं बेटा, ऐसा नहीं। बच्चे काम कर रहे हैं सही, बच्चे सबमिट करवा रहे हैं होमवर्क, नहीं करवाया तो एक बुद्धि पे 4 दिए मिला के, ठीक है ना, ये सब चल रहा है। अब ऐसी जगह पे बड़ी, अब देखो इस मिसाल को बताने का एक एक वजह है, क्या है वजह, आप सुन लो आ जाओ। सर 12 12 के 12 बच्चे मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, लीड कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो लीडर की इसलिए मैंने सीआर की एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ फ्रंट से, यानी कि मेरे पास पूरी क्लास में सबसे आगे खड़े होकर लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ ये माना जाता है। अलबत्ता मैंने बताया कि हमारे यहाँ कुछ और समझा जाता है सीआर, लेकिन जो हकीकत में जो मायने आजकल चल रहे हैं मार्केट में, उसके हिसाब से क्या है, सीआर जो कि लीड कर रहा है फ्रंट से, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा सर क्या एक अच्छा लीडर एक अच्छा मैनेजर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर जरूरी नहीं है कि लीडर। सही है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो बता दिया मैंने। टैलेंट, सर लीडर क्या है, लीडरशिप टैलेंट है। अब मैं उन 12 बच्चों को ये तो फॉलो अप लेके बुद्धि पे 4 मिला के दे रहा हूँ कि भाई तुमने होमवर्क नहीं दिया, तुमने नहीं होमवर्क दिया, मगर ये क्या हुआ, ये हूं मैं अच्छा मैनेजर। लेकिन मैं अच्छा लीडर कब कहलाऊंगा, कि जब कल मैं आऊं और सारे बच्चे अपना होमवर्क लेके खड़े हों पहले से, सारे बच्चे वो कर रहे हो पहले से, उनको कहने की जरूरत ही ना पड़े, ये है अच्छा लीडर। मैनेजर क्या है, तुम आ रहे हो, तुम सिर्फ वो कर रहे हो जो आप सपोज टू डू हो, मगर आप आए हो और वो बच्चा काम करके बैठा हुआ है पहले से, दिस इज व्हाट देयर आर रिक्वायर्ड टू डू। सर ये है अच्छा लीडर। ये बंदा अच्छा लीडर है, जिसके आने से पहले सारे लोग, अच्छा अब यहाँ पर भी दो चीज़ आ जाती हैं, शायद बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। यहाँ पर दो चीज़ आ जाती हैं, एक तो ये आ गया कि भाई सर लीडर हो सकता है कि लीडर का डर हो, खौफ हो। अब आप समझ गए कि मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माना हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आई कि जिनका डर और खौफ इतना था कि सारे उनकी बात पे लब्बैक कह के हाजिर हो जाया करते थे, ठीक है, लेकिन वो
फर्माबरदारी वो ताबेदारी सिर्फ खौफ की बुनियाद पर थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सर क्या मैं यहाँ पर इसको लीडरशिप कह सकता हूँ? यस सर, इसको भी मैं लीडरशिप कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम करवा रहा हूँ, अल्टीमेट गोल्स अचीव हो रहे हैं। सही है सर। आ जाते हैं हम लीडरशिप टाइप्स पर। सही है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, देखो मैं इतना टाइम क्यों दे गया इसको, इसका रीजन, जब मैंने नया नया लीडरशिप पढ़ा, जब बहुत छोटा था मैं 1993 में, 1900 सॉरी 1903 के अंदर मैंने अपना पहला मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, पत्थरों के ज़माने का वो बेटा मैं, पत्थरों से जो है चिंगारी निकाल के आग लगाई मैंने। सो लीडरशिप टाइप्स में मैं आपको इसलिए ये चीज़ें इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बेटा मेरे वक्त में मैं लीडरशिप पढ़ गया, ख़त्म भी कर दिया चैप्टर, मतलब पढ़ाया गया मुझे टीचर ने, मैं पेपर दे के भी आ गया, सही है, पास भी हो गया। फिर सीए में आया, सीए में सब्जेक्ट आया सेकंड लेवल पे, वो भी पास कर लिया, फाइनल के लेवल में आया, वो भी पास कर लिया। सर पहले जब मैं पहली बार पढ़ा मैंने, तो लीडरशिप टीचर ने मुझे पढ़ा के आगे बढ़ गए, मगर मुझे कख कुछ नहीं पता था कि लीडरशिप, लीडर में और मैनेजर में फर्क क्या होता है। सही है। मतलब देखो, किताबी बात तो मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लोगे, आप बोलोगे ये वही जुमला आप आगे रिपीट कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। मगर सर जो बात हकीकत की है वो ये है कि आप उसको डिफाइन तो करो। जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये बात है। सर आ जाते हैं लीडरशिप स्टाइल्स पे, लीडरशिप टाइप्स पे। सबसे पहले टाइप है सर हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसके बारे में आपको हल्का हल्का याद होगा, आखिरी क्लास में मैंने कुछ बताया था इस बारे में। सर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होगा, लीडर को ये बात पता होगा कि मुझे अपनी पावर को अपने एम्प्लॉइज पर इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं करूंगा। वो अपने पावर का प्रेशर एक्सर्ट करेगा हाई लेवल पर, अपने किस पर, अपने एम्प्लॉइज पर और टीम मेंबर्स पर। तो ऐसे लीडर्स क्या करते हैं, एक्सर्ट प्रेशर एंड पावर ओवर देयर एम्प्लॉइज एंड टीम मेंबर्स, या जो भी एम्प्लॉइज हो, टीम मेंबर्स हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है? मुझे जरा 2 मिनट दे देना है, एक कॉल अटेंड
जी जनाब। तो सर ऑटोक्रेटिक लीडर एक ऐसा शख्स है जो कि अपना रोब, जिसे कहेंगे अगर मैं उर्दू में बात करूँ, सर वो अपना अपना रोब, अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है एम्प्लॉइज पे, ठीक है, उनसे काम निकलवाने के लिए। अच्छा जी। सर दूसरी चीज क्या बोलता है कि पीपल विद इन द टीम are given few opportunities for making suggestions even if these would be in the team's or organization's interest। और क्या होता है भाई, यहाँ पर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि एम्प्लॉइज सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। फ्यू अपॉर्चुनिटीज किसकी, सजेशन। Most people tend to resent being treated like this. Because of this, autocratic leadership usually leads to high level of absenteeism and staff turnover। Also, तो सबसे जो बड़ा नुकसान है क्या है वो, हाई लेवल ऑफ absenteeism एंड स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर हाई का क्या मतलब है पता है? आपके एक साल में, अच्छा कैपेसिटी है आपकी 200 एम्प्लॉइज की, आपके एक साल में स्टाफ टर्नओवर है 400। मतलब एक साल के अंदर इतने आए कितने गए हैं कि टोटल 400 एम्प्लॉइज हो गए। कोई 1 महीने के लिए आया, कोई 2 महीने के लिए आया छोड़ के चला गया, 3 महीने के लिए आया छोड़ के चला गया। बेसिकली एट अ टाइम एम्प्लॉइज तो 200 ही हैं, मगर छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं, फिर छोड़ के जा रहे हैं, करते करते सबको मिलाएंगे तो वो 400 से कहते हैं स्टाफ टर्नओवर फॉर द ईयर। तो बहुत ज़्यादा स्टाफ टर्नओवर होता है और एब्सेंटीज्म, ठीक है, बहुत सारी एब्सेंट्स भी होती है। Also, the team's output does not benefit from the creativity and experience of all team members, so many of the benefit teams are lost। Sir, benefit इसके अंदर स्टाफ की क्रिएटिविटी आ जाती है, स्टाफ का नॉलेज या कुछ अच्छा मशवरा वो लॉस्ट हो जाता है, वो नहीं ले पाता, क्योंकि जाहिर है सजेशन ही नहीं ले रहा होता, इतनी कम लेता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सही जी। अगला आ गया हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ छोटा छोटा फर्क आएगा, छोटा छोटा फर्क आएगा कि आप की सजेशंस का लेवल बढ़ता जाएगा, सही है। तो जैसे जैसे सजेशन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे प्लस ये आएगा कि आपका बेनिफिट जो एम्प्लॉय से ले सकते हैं वो बढ़ता रहेगा, लेकिन माइनस ये आएगा। माइनस क्या क्या आएंगे, चलो वो इंटरेस्टिंग है, वो आपको साथ साथ ही पढ़ेंगे, सही है। तो अगला आ गया आपके पास ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं दैट देयर स्टाफ फॉलो प्रोसीजर्स एग्जैक्टली। दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर वर्किंग इन्वॉल्विंग सीरियस सेफ्टी रिस्क, जहाँ पर मशीनरी का काम हो, जहाँ पर टॉक्सिक सप्लाई हो, जहाँ पे बहुत ऊंचाई पे काम हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पर ये काम आता है। और फिर लार्ज सम ऑफ मनी आर इन्वॉल्व, यानी कि बहुत बड़ी कैश हैंडलिंग, जहाँ पर बैंक्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोर्स्ड टू फॉलो प्रोसीजर्स स्ट्रिक्टली, कि भाई एक प्रोसीजर बना दिया है उसको आपने फॉलो करना है, बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्या हो, हाई रिस्क। हाई रिस्क किस चीज़ का, चाहे सेफ्टी का या कोई फिजिकल एसेट जैसा कि कैश, या कोई बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई हो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है और सही भी रहती है।
In other situations, the inflexibility and high level of control exerted can be demoralize staff and can diminish the organization ability to react to change external circumstances. सिर्फ इसके अंदर भी क्या है भाई, जब यहाँ पे इतनी फोर्स है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है जब फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो प्रेशर पड़ता है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पर भी, तो जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, पहले की तरह डीमोरलाइज हो जाएगा स्टाफ और वही एब्सेंट होगा, स्टाफ टर्नओवर बढ़ेगा। और क्या होगा आपका, आप इनएबल हो जाओगे, इनएबिलिटी टू रिएक्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, एक्सटर्नल चेंजेस अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं फिलहाल बहुत छोटा सा लेके अगर बात करूं और डिस्कस करूं तो आपका कोई पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर और लीगल फैक्टर, पेस्टल। सर पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है, कोई नया रूल आ गया, नया कानून आ गया, ठीक है, हमने, आप जाहिर है स्टाफ डिमोरलाइज है, वो वैसे ही तंग आया हुआ है, वो कहाँ फॉलो करेगा नए रूल्स को, और फॉलो नहीं किया, पेनल्टी लग गई, नुकसान हो गया। सही है, एक तो ये मसला आ जाएगा, डिसएडवांटेज आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक कोई इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसा कि बहुत महंगाई हो गई है और डिमांड मार्केट में कम है, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा सप्लाई कर दी कि मेरे प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया हो गए, नुकसान हो गया। इसी तरह से सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर हो सकता है। सर ये है मेरा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जो कि मोर और लेस ऑटोक्रेटिक जैसा ही है, मगर यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल नहीं है, तो चीज़ सिमिलर, बट एक अलग एंगल पे है कि वो प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है भाई, अब आ गया कैरिस्मेटिक लीडरशिप। सर ये कौन से लीडर होते हैं? ठीक है, अभी हमें ज़हन में रखना है कि हम एक जगह मौजूद है और वहाँ पे इस तरह के लीडर्स हमें दिख रहे हैं। सही, हम पहले सबसे पहले देखा, हम फैक्ट्री में गए तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडर देखा हमें कि भाई जो मैं कह रहा हूँ करो खामोशी से, और फुल डंडे डंडे मार रहा है वो कि काम करो काम करो। ठीक है, बड़ा सख्त हिसाब किताब है। जबकि ब्यूरोक्रेटिक, हम आगे गए और हमने एक बड़ी खतरनाक फैक्ट्री में जगह देखी जहाँ पे जान का भी खतरा था और बहुत सारी कैश की हैंडलिंग भी थी। तो वहाँ पे हमने देखा कि, बल्कि चलो छोड़ो, हम गए बैंक, बैंक में हमने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप चल रही है, वहाँ पे कैश हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैनेजर्स जो है बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कह रहे हैं रूल, की अगर एक चीज़ भी की तो उसमें बहुत हाई पेनल्टी है चीज़ों पे। तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास, कैरिस्मेटिक लीडरशिप। सर कैरिस्मेटिक लीडरशिप हमने देखा तो हमें पता चला कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स जिसकी अपीयरेंस ही इतनी अट्रैक्टिव हो, जिसकी अपीयरेंस से ही लग रहा हो कि यार ये तो हमारे अंदर जज्बा इंजेक्ट कर रहा है। वो होता है ना कि एक एक चीज होती है कि एनर्जी लगा रहे हैं, एक होता है एनर्जी निकल रही है। अब आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि टीचर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ टीचर्स को आप देखते हो कि यार ऐसा लगता है कि बड़ी एनर्जी लगा रहे हैं बेचारे। ठीक है, वैसे एक बड़ी क्लियर बात तो ये है कि सबसे पहले उस्तादों का इज्जत, उस्तादों का एहतराम, उस्तादों की इज्जत हम पर वाजिब है, हम पर लाजिम है। सही है, दूसरी मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं एक एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे लगते हैं कि वो एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको देख के लगता है कि यार इनमें से तो एनर्जी निकल रही है। आप क्लास में अगर बैठ जाओ और वो टीचर खड़ा हो जाए तो आप बोलते हो यार, आप खुद बड़ा एक एनर्जेटिक फील करते हो अपने आप को कि यार हाँ मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, आपकी कवर नहीं दिखती कुछ चीजें। ठीक है, ऐसे टीचर्स भी हैं, देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, भाई लाइफ में। तो कैरिस्मेटिक लीडर्स के वो अपनी पर्सनैलिटी से एनर्जी इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दे इंजेक्ट एनर्जी और enthusiasm। एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, एक जज्बा पैदा करते हैं। अब एक ऐसा मैनेजर आ गया जो उसकी पर्सनैलिटी इतनी कैरिस्मेटिक, बेटा पर्सनैलिटी कैरिस्मेटिक का हरगिज मतलब नहीं है कि उसके बाल जो है वो डाई करवा के आया हुआ, शक्ल उसकी जो है वो ऋतिक रोशन से मिल रही है और जो है वो फुल मसल्स बना के आया हुआ, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। ठीक है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, खुदारा इस चीज़ को
ये मत समझना, ठीक है। तो ये चीज गौर से याद रखना कि एक ऐसा बंदा जो कि एनर्जी लगा नहीं रहा बल्कि इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें जब वो इतनी एनर्जी निकलती है कि वो सामने तक पहुंची, रोशनी उसमें से निकलती है जो सामने बैठे हुए लोगों पर जा गिरती है और उनको महसूस होती है, ठीक है। मगर सर मगर however a charismatic leader can tend to believe more in him or herself than in their team. This can create a risk that a project or even an entire organization might collapse if the leader were to leave. सबसे बड़ा सर नुकसान, इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने आंखों से देखा हुआ है अपनी, और बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है कि वो कोलैप्स हो जाती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखा। सर क्या ड्रॉबैक है इसका? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है मेरी जान कि यहाँ पर, एक सेकंड, ये बंदा आ तो गया, लीड भी कर रहा है, बेहतरीन जा रहा है, फुल मामला जबरदस्त जा रहे हैं सर, लेकिन ऐसे लोग एक पॉइंट पे आके अपने अंदर ये बिलीव रखते हैं लाजमी कि मैं ही सब कुछ हूँ, और ये क्योंकि उनको दिख जाता है ना आगे जाके कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है और मैं एक ऐसा पार्ट बन चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको खुद से ये फील होना शुरू हो जाता है। तो सर वो इस चीज को देखते हुए कल को अगर वो ड्रॉप कर देता है, रिजाइन कर देता है, छोड़ के चले जाता है या प्रोजेक्ट खत्म कर देता है, तो आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा तो सर आपका ना सिर्फ प्रोजेक्ट बल्कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन माइट कोलैप्स इफ दे लीव। सर छोड़ के चले गए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन अब डिपेंड ही नहीं कर रही थी, कुछ सोचो ना, सोचने की बात है, ये छोड़ के चले गए, ऑर्गेनाइजेशन का हो गया बुरा हाल, सही है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा जी, एक बात और कहता है कि इन द आईज ऑफ देयर फॉलोअर्स सक्सेस इज टाइड अप विद द प्रेजेंस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर। बिल्कुल वही वाली बात है कि सर उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो इस चीज को, इस चीज से बिलीव करना शुरू हो जाते हैं, उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अब जो सक्सेस है ना वो टाइड अप, यानी इस चीज से जुड़ चुकी है, इस बंदे से जुड़ चुकी है कि अगर ये बंदा होगा जब भी हम ये काम कर सकेंगे, और भले ही वो खुद भी सक्सेसफुली काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो सर, लेकिन वो बंदा जो है उनके दिमागों पर ऐसे असरअंदाज हो चुका होता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा है तो हम हैं, ठीक है। एज सच charismatic leaders carry a greater responsibility and need long term commitment from the leader। तो ऐसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बहुत सारे टी बहुत सारे हैं, दर्जन टी दर्जन है, ठीक है सर। ये था आपका कैरिस्मेटिक भैया। सर अब आ गया बहुत मजे का लीडर, इसका नाम है डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडरशिप सर डिसीजन मेकिंग में ये बंदा इन्वॉल्व करता है किसको? एम्प्लॉयज को। सर और क्या कर रहा है भाई ये? दिस नॉट ओनली इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज की, बल्कि also help to develop members in what develop members skills। ना सिर्फ ये जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है एम्प्लॉयज की, बल्कि स्किल्स भी डेवलप करता है। सही है, दोनों चीजें किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉयज की, ठीक है जनाब।
सर जब ये जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है तो एम्प्लॉइज होते हैं मोटिवेटेड। ठीक है भाई। सर मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, मगर ये लीडरशिप स्टाइल कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड in high risk areas like factories, banks, etc। ठीक है। बैंक्स और फैक्ट्रीज में कौन से चलेंगे सर, जो ऊपर बढ़ के आ रहे हैं, ऑटोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक। सर क्योंकि वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट, वहां के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही यही है। ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा जी। सर इसके अलावा जितनी जगह है वहां पर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वहां पर यही एक्सरसाइज करनी भी चाहिए, जब ही फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। सर दिस माइट get results slowly, more slowly than autocratic style, but आपको बेटर रिजल्ट देगा ये। ठीक है। रिजल्ट स्लोली देगा निकाल के, लेकिन आपको बेटर रिजल्ट देगा। सही है, ये है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब आ गया लेसिस फेयर। भैया लेसिस फेयर स्टाइल में लेसिस फेयर इकोनॉमी पढ़ी होगी आपने, अपनी मर्जी से जो करना है करो, जाओ जिंदगी जियो। यही यहाँ पर भी यही मकसद है कि मैनेजर एम्प्लॉय से कह रहा है कि अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैनेजर एम्प्लॉय से कह रहा है कि भैया फाइंड प्रॉब्लम्स योरसेल्फ एंड सॉल्यूशंस योरसेल्फ टू। भाई प्रॉब्लम भी खुद ढूंढो और उसका सॉल्यूशन भी खुद ढूंढो, जाओ भाग लो। जबकि डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा होता है, डेमोक्रेटिक के अंदर वो भले आपको डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में इन्वॉल्व कर रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई खुद करता है। डेमोक्रेटिक में आइडेंटिफिकेशन जो है वो खुद हो रही होती है। मैनेजर आइडेंटिफाई करके देता है और वो कहता है कि हाँ अब तुम सॉल्यूशन निकाल लो, अब तुम बताओगे इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन तुम निकाल के अप्लाई कर भी लो। सही सर, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि स्टाफ माइट बी पॉसिबल के इनएक्सपीरियंस्ड हो। सही है सर, स्टाफ मेरा इनएक्सपीरियंस्ड है तो गलत फैसले भी ले सकता है सर। सर रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकता है, गलत फैसले भी ले सकता है, और जब वो गलत फैसले लेगा
तो नुकसान किसको होगा? कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स हो सकता है कि लूज कर जाए अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। सही है। सबसे बड़ा सर बेनिफिट और डिसएडवांटेज लेसिस फेयर का। सर एक पॉइंट और है, वो देख लेते हैं। इन सब के बाद भी एक चीज और नजर आती है हमें कि यहाँ पे सही है, लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल भले एक ऐसा मैनेजर या एक ऐसा लीडरशिप शो कर रही होती है जो कि अपने एम्प्लॉइज पे एतमाद करता है सर, बट ऑन द अदर साइड ऐसी भी चीज देखी जा सकती है कि ये एक ऐसी भी चीज शो कर रही होती है कि भाई मैनेजर आर नॉट एक्सर्टिंग सफिशिएंट कंट्रोल। लैक ऑफ सफिशिएंट कंट्रोल भी, यानी कि लेसिस दिस लीडरशिप स्टाइल माइट रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट कंट्रोल। सर ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। तो लेसिस फेयर लीडरशिप कहना तो आसान है ना यार, जाओ खुद ढूंढो प्रॉब्लम और खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लो जाके। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वाकई में एतमाद है एम्प्लॉइज पे या उसको खुद नहीं पता। ठीक है सर, अब वो स्टाइल आ गया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीपल और रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप। पीपल ओरिएंटेड या रिलेशंस ओरिएंटेड लीडरशिप के, जहां पर आपका लीडर मोर फोकस्ड, आपका लीडर इज मोर फोकस्ड ऑन maintaining good relationship rather than जॉब या टास्क कंप्लीशन। ठीक है, और इसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज भी यही है कि वर्क डन या कंप्लीशन ऑफ टास्क माइट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। सही सर, समझ में आई बात? सर ये हो गया पीपल ओरिएंटेड। सर अगला आ गया टास्क ओरिएंटेड। सर ऐसे लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, भाई काम पूरा कर लो, उसके बाद तुमने जहां जाना है जहां मरना है मर लो जाकर, मुझे मेरा काम करके चाहिए, मुझे मेरा काम कर दो। मोर फोकस्ड ऑन टास्क कंप्लीशन। उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे पनिश देनी पड़े, थ्रेट देनी पड़े, हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं और करते हैं सर। लेकिन इससे क्या होता है, स्टाफ फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, और एक बैड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है सर, यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इन तमाम जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स है लीडरशिप्स की, इन तमाम को ना हम कोशिश करेंगे 2 से 3 कैटेगरीज में तोड़ लें, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है चीज के यार ये टास्क ओरिएंटेड, पीछे भी मैं जो पढ़ता आ रहा हूँ वो भी ऐसा लग रहा है कि वो टास्क पे ज्यादा फोकस थे, जैसे ऑटोक्रेटिक हो गया, ब्यूरोक्रेटिक हो गया। उनका मकसद क्या है कि भाई मैं काम करवा लूँ उस तरीके से, उनको लोगों से, स्टाफ से रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोई परवाह नहीं होती। सर जबकि डेमोक्रेटिक में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कोई रिलेशनशिप
मेंटेन करना चाह रहा है और टास्क पे इसका ज़्यादा फोकस नहीं है, लेसेस फेयर में भी सर मुझे ही लगा, फिर दोबारा इस तरह अब 2 से 3 रह गए, आगे वो पढ़ेंगे। इसका आपको लगेगा कि यार ये तो एक ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 कैटेगरीज में इसको तोड़ सकते हो। हम लीडरशिप टाइप्स को लीडरशिप स्टाइल्स में तोड़ देंगे, 2 से 3 स्टाइल्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे, हमारे पास जो आएगा वो होगा ट्रेड थ्योरी। मेरे पास ट्रेड थ्योरीज आएंगी, टाइप्स ऑफ थ्योरीज आएंगी, ट्रेड थ्योरीज, फिर बिहेवियरल थ्योरीज आएंगी, उसको पढ़ेंगे। फिर कंटीजेंसी अप्रोच आएगी कि भाई हर पॉइंट पे कंटीजेंसी मॉडर्न थ्योरीज हैं कि हर सिचुएशन के लिए अलग अलग लीडरशिप थ्योरीज हैं, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो थ्योरी कोई भी एक अप्रोच सही नहीं है, हमेशा मौके और जगह के लिहाज से होनी चाहिए। यानी कि एक लीडर अपने अंदर डिफरेंट क्वालिटीज रखे और वही हर जगह अप्लाई करता रहे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से चीज को लेके जाएंगे हम लोग। फिलहाल मैं क्लास को यहाँ पर कर रहा हूँ एंड, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और आई होप कि चीज़ें आप लोग रिवाइज करते हुए जा रहे हैं, ताकि जाहिर सी बात है आप खुद ये चीज़ देख रहे हो, आपको पता भी चल रही है कि मैं हमेशा चीज़ को लिंक करके ही पढ़ा रहा हूँ, लिंक करते हुए जा रहा हूँ। कभी भी आप नहीं देखोगे कि मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ कि भाई मैं तो पहली क्लास दे रहा हूँ और आज मुझे कुछ पीछे का ना पता है पढ़ाया गया है क्या है, और ना ही मुझे ये पता है कि आगे क्या पढ़ाने वाला। मेरे फिंगर टिप्स में कि मैंने पीछे क्या पढ़ाया हुआ है, और मुझे पता है कि मैंने आगे भी क्या पढ़ाना है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे इसको मैं क्लास कर रहा हूँ एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।